सो वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स टू द फिजिक्स विजन क्लासेस। और हम जो है मास्टर कैडर के सीरीज कर रहे हैं। उसमें जैसा आपको पता है कि अलग अलग पेपर, तो ये चारों पेपर्स जो हुए हैं साइंस के, उसमें फिजिक्स पार्ट चारों का मैं ये तो सॉल्व करा हुआ है। लेकिन इस पार्ट में, इस सीरीज में अब उन्हें सब्जेक्ट वाइज हम सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो हर एक सब्जेक्ट के वाइज आपको अलग अलग क्वेश्चंस मिल जाते हैं साफी से। और इसमें जो है अब आज का जो टारगेट है वो हमारा है न्यूक्लियर फिजिक्स एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो इस क्लास में हम इस इन दोनों पार्ट्स को कर लेते हैं। ठीक है जी, तो करें शुरू। चलिए शुरू करते हैं। जो भी डाउट्स हो, और अगर पिछली वीडियोस देखने हो, पहली बार आए हो, तो आप पीछे जाके सारे चैनल पे मिल जाएंगी आपको वीडियोस। और अगर साथ में जुड़े हुए हो तो आपके पास ऐप में भी है सब कुछ, और जुड़े ही हुए साथ में फिर तो, और सब मटेरियल यहाँ पे भी मिल ही जाएगा आपको। ओके, तो चलो आज का काम शुरू करते हैं इसी के साथ, न्यूक्लियर पार्टिकल फिजिक्स के क्वेश्चंस के साथ। तो सबसे पहले है मास्टर कैडर 16 का पेपर। उसमें 5 क्वेश्चंस थे, दोज वर फ्रॉम दीज टू सब्जेक्ट्स, और दिस पार्ट न्यूक्लियर वाले पार्ट से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है द थ्री नेचुरल रेडिएशंस। आपको पता है रेडियो एक्टिविटी में न्यूक्लियर में अल्फा, बीटा और गामा, तीन रेडिएशंस, तीन तरह के रेडियो एक्टिव एमिशंस होते हैं, राइट। तो इसमें जो है आपको पूछा मोस्ट पेनिट्रेटिंग टू लीस्ट पेनिट्रेटिंग कौन है, आपको ऑर्डर में बताना है। तो सबसे पहले वो बताना है जिसका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा है, और फिर वो बताना है जिसका पेनिट्रेशन पावर कम है, सबसे कम है, उससे कम, फिर उससे कम, राइट। तो आपको पता है अल्फा का जो मास है वो बहुत ज्यादा होता है, बहुत मैसिव पार्टिकल है। बीटा उससे हल्का है, और गामा सबसे हल्का है, इसका तो मास ही नहीं होता, रेस्ट मास तो जीरो ही होता है, राइट। तो डिपेंडिंग अपॉन देयर मासेस, जिसका मास जितना ज्यादा, उसे उतना ही जल्दी आप रोक पाओगे, उसका पेनिट्रेशन उतना ही कम होगा, और जिसका मास सबसे कम, उसका पेनिट्रेशन उतना ही ज्यादा। तो यानी कि गामा का जो है वो सबसे ज्यादा है पेनिट्रेट पावर, मोस्ट पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस जो होती हैं वो गामा रेडिएशंस होती हैं। उसके बाद बीटा, उसके बाद अल्फा, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके, सिंपल था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको पता है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देयर आर फोर फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर, ये आपको मालूम है। आपको बताना है उन्हें इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ में। तो कौन कौन सी फोर्सेस हैं, एक का नाम है स्ट्रॉन्ग फोर्स, उसके बाद एक है हमारे पास वीक फोर्सेस। ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो न्यूक्लियर में लगती हैं, ठीक है। हेड्रॉन्स बेरियंस में लगती हैं, और लेप्टॉन्स में, बीटा मिशन में, उनमें लगती हैं ये फोर्सेस न्यूक्लियर प्रोसेसेस में। और एक हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो कहाँ लगती है, ग्रेविटी में। और एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है जो चार्जेस पे काम करती है, राइट। तो अब आपको बताना है सबसे स्ट्रॉन्ग कौन। इंक्रीजिंग स्ट्रेंथ का मतलब है इनमें से सबसे वीक को सबसे पहले रखो, उसके बाद बढ़ती स्ट्रेंथ को रखो, उसके बाद उससे ज्यादा, उसके बाद उससे ज्यादा। तो एंड में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है, स्ट्रेंथ जिसकी सबसे ज्यादा है, जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, उसको रखना है। तो ठीक है, ग्रेविटेशनल सबसे वीक होती हैं। उसके बाद जो है वीक फोर्सेस न्यूक्लियर में काम करती हैं जो, तो सबसे वीक है ग्रेविटेशनल। उसके बाद जो वीक है वो है वीक फोर्सेस, ठीक है। उसके बाद जो वीक आता है वो थर्ड नंबर पे है इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्सेस। और सबसे स्ट्रॉन्ग जो होती हैं दोज आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, जो प्रोटॉन प्रोटॉन को आपस में अंदर अट्रैक्ट करके रखती हैं, और वो जो कूलम्बिक रिपल्शन को भी, प्रोटॉन प्रोटॉन की कूलम्बिक रिपल्शन को भी ओवरकम कर देती हैं, वो होती हैं स्ट्रॉन्ग फोर्सेस। ओके, तो ये ऑर्डर देख लो कौन से ऑप्शन में है, ग्रेविटेशनल, वीक, देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड देन न्यूक्लियर। ये तो चारों यहीं में लग रहे हैं, ए में ही, तो ये हो गया ए ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी में आपको मैं बताऊं, चारों फोर्सेस जो हैं ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक, वीक और स्ट्रॉन्ग, इन चारों की यूनिफिकेशन पे हम काम कर रहे हैं, मतलब हमारी साइंटिफिक कम्युनिटी। तो वो
कोशिश कर रहे हैं कि इन फोर्सेस को यूनिफाई करके एक थ्योरी दे दें, एक फोर्स बना दें जो सबको एक्सप्लेन करती हो इस तरह से। ठीक है, इसी में सबसे पहला जो यूनिफिकेशन हुआ था वो ये था इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन, इन विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस वर यूनिफाइड विद द वीक फोर्सेस। अब अगर आप इलेक्ट्रोवीक थ्योरी की बात करो तो उसमें एक ही थ्योरी इन दोनों को एक्सप्लेन कर देती है। ठीक है, और ये थ्योरी कैसे आई थी? दिस वाज अचीव्ड बाय द डिस्कवरी ऑफ W एंड Z बोसोन्स। W एंड Z टाइप के बोसोन्स होते हैं, उनको मिला के ये थ्योरी बनी थी। उनकी डिस्कवरी के बाद ये थ्योरी बनी थी, या ये कहो कि यूनिफिकेशन थ्योरी वेरीफाई हुई थी कि हाँ ये ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? व्हाट वाज अचीव्ड बाय डिस्कवरी ऑफ दिस? इसका आंसर होगा इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन वाज वेरीफाइड। ओके, नेक्स्ट देखते हैं शेल मॉडल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेल मॉडल याद होना चाहिए आपको, अच्छे से याद होना चाहिए। क्या देखते हैं इसमें? अनपेयर्ड प्रोटॉन या न्यूट्रॉन देख लेते हैं, अनपेयर्ड न्यूक्लियॉन, और उसकी फिर फिलिंग करके वो देखते हैं कि उसकी वजह से क्या इफेक्ट आएगा। राइट, तो अब एलिमेंट कौन सा दिया हुआ है, न्यूक्लियस कौन सा दिया हुआ है आपको? 13 और 11, 13 11 Al27 एल्यूमिनियम दिया हुआ है। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 13 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? विच आर 27 माइनस 13, राइट, दैट इज कितने हो गए? 14 हो गए। ठीक है, तो अब z इक्वल टू 13, ये जो है ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है ना, और ये इवन नंबर है। इवन नंबर को तो छोड़ दो, क्यों? क्योंकि सारे के सारे उल्टे सीधे होके ये पेयर्ड हो जाएंगे, लेकिन ऑड नंबर काम करेगा। राइट, तो अब आपको फिलिंग देखनी है प्रोटॉन कन्फिग्रेशन में, फिलिंग देखनी है किस तरह से होगी या इसकी कन्फिग्रेशन क्या बनेगी। तो सबसे पहले 13 है ना, तो सबसे पहले दो जो होंगे वो किस में जाएंगे? एस में जाएंगे, पहले दो। उसके बाद आपको शेल मॉडल याद होना चाहिए कि पहले एस में जा रहा है वो, उसके बाद जो है वो पी की ऐसे डिवीजन हो जाती है। ठीक है, और पहले पी 3/2 में कितने जाते हैं? 2J+1, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स 4 प्रोटॉन्स जाते हैं, और फिर 2p हाफ जो है हाफ में 1/2 में कितने? 2J+1 लगा के दो इलेक्ट्रॉन दो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इसमें जाते हैं। तो 1s 1 हाफ के बाद नेक्स्ट जो 4 प्रोटॉन्स होंगे वो 2p 3/2 में जाएंगे, और जो उससे नेक्स्ट दो प्रोटॉन्स होंगे वो 2p हाफ में जाएंगे। ठीक है, कितने हो गए? 2 + 4 + 2 कितने हो गए? 8 हो गए। इसके बाद कितने रह गए? 5, 13 थे ना टोटल। तो अब अगले जो हैं वो जाते हैं 2d 5/2 में, 5/2 में कितने जाएंगे? मैक्सिमम 6, और हमें कितने चाहिए? सिर्फ 5, यानी कि ये जो है प्रोटॉन कन्फिग्रेशन में ये कितना आ गया? 2d 5/2 और रेज टू पावर 5, मतलब 5 प्रोटॉन जो है वो इसमें जा रहे हैं। अच्छा, ये तो हुई कन्फिग्रेशन, यानी कि आंसर क्या हुआ? ऑप्शन डी हो गया। ठीक है, इसी में एक और चीज सीख लो, सिर्फ यही नहीं, इसमें बहुत बार क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है? वो पूछते हैं स्पिन एंड पैरिटी, तो ये भी चीज आपको आती होनी चाहिए, स्पिन एंड पैरिटी। स्पिन कितनी आई? स्पिन देखो लास्ट किस में जा रहा है? वो लास्ट 5/2 में जा रहा है ना, 5/2 में जा रहा है, तो लास्ट आप समझ लो स्पिन आ गई 5/2। ओके, और पैरिटी क्या होगी? पैरिटी होगी -1 रेज टू द पावर एल। एल कितना है? डी में जा रहा है ना, वो डी में जा रहा है, मतलब एल वैल्यू हो गई 2। अब -1 पावर 2 जो है जब वो भरोगे आप, तो -1 पावर 2 मतलब प्लस आ गया ना, 1 आ गया, +1, यानी कि स्पिन पैरिटी में आप इसे लिखोगे 5/2, पावर में लिखोगे प्लस। दिस इज द आंसर फॉर शेल मॉडल। ओके, तो अगर स्पिन पैरिटी पूछी गई हो तो इस तरह से बताना है, इस तरह से बताना है। और अगर अगर आपको सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन पूछी गई है तो वो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं। इस तरह से क्वेश्चन होता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो शेल मॉडल को आपने अच्छे से करना है, इसका क्वेश्चन बन ही जाता होता है अक्सर। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पार्टिकल फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया एक तरह से ये। इसमें क्या दिया हुआ है, अ पॉजिटिव क्योन K प्लस हैज द रेस्ट मास ऑफ दिस, रेस्ट मास दे दिया, हालांकि ये रिलेटिविस्टिक में भी जाएगा। तो रेस्ट मास ऑफ दिस लेट्स से m नॉट ऑफ क्योन is given by 494 MeV पर c स्क्वायर। ओके, 494 MeV अपॉन c स्क्वायर। अगर मान लीजिए ऐसे है तो प्रोटॉन का रेस्ट मास ऑफ कितना है, प्रोटॉन का रेस्ट मास आगे क्या है, प्रोटॉन का रेस्ट मास, लेट्स से उसे मैं लिख देता हूं MOP, वो कितना है, दैट इज 938 MeV पर c स्क्वायर। ओके, तो अगर c स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही एनर्जीज बन जाएंगी, ये एनर्जीज बन जाएंगी, ये ई नॉट के बन जाएगा और ये ई नॉट पी बन जाएगा। ओके, आगे क्या दिया हुआ है, इफ ए क्योन हैज अ टोटल एनर्जी दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन रेस्ट मास एनर्जी। सो व्हाट डू वी हैव टोटल एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, है ना, इस तरह से होता है। लेकिन इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है टोटल एनर्जी ऑफ क्योन, यानी कि क्योन की टोटल एनर्जी दे दी, दिस इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, इसके इक्वल है। आपको बताना स्पीड क्या होगी। तो देखो एक तो तरीका ये है कि आप इस टोटल एनर्जी को क्योन की, इसको इक्वल करो रेस्ट मास एनर्जी ऑफ क्योन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ क्योन। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में गामा में v स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा और उसे लेके सॉल्व करो, मास को लेके कैलकुलेशंस करो। इसका सिंपल तरीका अगर आप देखो थोड़ा सा सिंपलीफाइड वे में, क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस वाला फैक्टर आता है, उसे सॉल्व करते हैं हम, तो हमारे पास सीधा सीधा गामा, गामा कितना है, गामा कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये होता है। इसे अगर आप सीधा सीधा लिख लो E बाय ई नॉट, तो ये इजी हो जाता है। तो अगर आप इस फॉर्मूले से करना चाहो तो कर सकते हो। इसी को सारा सॉल्व करके एक गामा की वैल्यू आती है विच इज गिवन बाय ई नॉट, मतलब जो यहाँ पे है टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय जो यहाँ पे है रेस्ट मास एनर्जी, सॉरी, ठीक है। अगर इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो गामा सीधा मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी की टर्म्स में नहीं जाना पड़ेगा। तो यूजिंग दिस फॉर्मूला यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v, वैल्यू ऑफ v सिंपल हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो आपको v निकालना है, इसे सॉल्व करना है, सॉल्व करके v निकालना है और दैट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0.85 c, इतना होगा, चल जाएगा काम, सिंपल है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हम नेक्स्ट पे पहुंच गए, मास्टर कैडर 17 के पेपर में। इसमें क्वेश्चंस भी ज्यादा थे और न्यूक्लियर के भी ज्यादा ही थे, कुछ सारी वैरायटी इन्होंने कवर कर लिया है। तो इस पेपर से, न्यूक्लियर पार्टिकल के पेपर से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत वैरायटी मिल जाएगी, जो कि अगली बार भी पेपर्स में न्यूक्लियर पार्टिकल में आने के चांसेस हैं, बहुत अच्छे चांसेस हैं, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं, इसे सीखते हैं। Let's see the first question. First question है assuming the age to be 10 is to the power 10 years, age दे दी अर्थ की, assume करनी है, दी नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है, 10 is to the power 10 years, और what fraction of amount still exist, कितना बच गया है यूरेनियम, ये निकालना है, और उसकी हाफ लाइफ कितनी है, इतनी है। तो हाफ लाइफ भी लिख लेते हैं हम, हाफ लाइफ इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10 raised to the power 9, ठीक है। इसे करने का सही सही तरीका क्या है, सबसे पहले तो आप ये देखो कि कितनी हाफ लाइफ्स खत्म हो गई हुई हैं, ठीक। और वो हाफ लाइफ, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स के लिए आपको क्या करना होता है, एज को
डिवाइड करना होता है टोटल टाइम ऑफ हाफ लाइफ से। अब एज कितनी है 10⁻10 और हाफ लाइफ कितनी है 4.5 इंटू 10⁻9। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा, ये आएगा 10 डिवाइडेड बाय 4.5। अब अगर अपॉन में 5 होता तो 2 आ जाता ना, तो ये कितना है 2 पॉइंट समथिंग है, लेट्स से 2 पॉइंट समथिंग। मैं निकाल नहीं रहा, 9 आएगा, 9 के आगे पॉइंट लगाएंगे, 10 वापस आ जाएगा, वापस से 2.2 आ जाएगा। एग्जैक्ट निकाल सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर निकालना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन दूर दूर है, 1.2 है, 1.0 है, 1.4 है, तो उस हिसाब से हम अप्रोक्सीमेशन में जा सकते हैं। यानी कि ये थोड़ा सा दो हाफ लाइफ से थोड़ा सा ज्यादा है, दो हाफ लाइफ से थोड़ा सा ज्यादा टाइम है, राइट। तो एक हाफ लाइफ में वो कितना होता है 100% से, ध्यान से देखना लॉजिक, 100% से वो एक हाफ लाइफ में 50% पे चला जाता है, और दूसरी हाफ लाइफ के बाद वो 25% चला जाता है, और तीसरी हाफ लाइफ तक अगर वो जाता तो उसने कुछ इतना जाना था, लेकिन वो तो हाफ लाइफ से थोड़ा सा ज्यादा है ना, दो हाफ लाइफ से थोड़ा सा ज्यादा है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम कहेंगे कि वो 25% से थोड़ा सा कम है, यानी कि वो कहीं यहाँ पे है, लेट इट बी 21%। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हो, लेकिन कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप अप्रोक्सीमेशन में जाओगे तब भी सही ऑप्शन पे पहुंच सकते हो। सो दैट कम्स आउट टू बी 21, और ये ऑप्शन ए हो गया इसका सही जवाब, ठीक है। इस तरह से सारी कैलकुलेशंस आप कर सकते हो। बेसिक फॉर्मूला जो है वो याद रखना कि हाफ लाइफ निकालने के लिए, नंबर ऑफ हाफ लाइफ निकालने के लिए क्या करना है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं इसी खुशी में। ये हो गया क्वेश्चन। अगला जो है वो भी ऐसा ही है, उसमें भी कैलकुलेशंस हैं और अच्छी खासी कैलकुलेशंस हैं। तो देखो क्या करना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल एमिटेड इन ए डिके ऑफ दिस, एक डिके कर गया, रेडॉन था हमारे पास, कितना 226 और नीचे कितना 88, और वो डिके कर गया रुबिडियम पे 86, और ये हो गया 222, और निकला क्या अल्फा पार्टिकल, राइट, हीलियम पार्टिकल, ये 2 ये 4 निकल गया। और जो निकला उस पार्टिकल की एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी निकली, उस पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी है 4.78 MeV। आपको बताना डिसइंटीग्रेशन एनर्जी कितनी होगी, या फिर बताओ कि क्यू वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, क्यू वैल्यू कितनी होगी। तो ये क्वेश्चन अब करने के लिए आपको क्यू वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन पता होना चाहिए। रिलेशन क्या है वो मैं लिख देता हूं। रिलेशन है इज इक्वल टू क्यू वैल्यू इज इक्वल टू मास ऑफ द न्यूक्लियस, mass of the nucleus before decay, ठीक है, डिके से पहले कितना मास था उसका, और यही चीज देखनी है आपने, मास ऑफ द न्यूक्लियस आफ्टर डिके कितना है ये भी देखना है इसके बाद, आफ्टर डिके, और इनटू जो है वो होगा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। बस खत्म हुई कहानी। पहले कितना मास था 226, बाद में कितना हो गया 222, इनटू कितना हो गया काइनेटिक एनर्जी 4.78। सॉल्व कर लो, वैसे तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, दिस इज 1 पॉइंट समथिंग ना, और आप 4.78 को 1 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.8 से थोड़ा सा बड़ा, यानी कि 4.7 से थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा यानी कि कौन सा ऑप्शन है, ये हो नहीं सकता, ये ज्यादा बड़ा हो गया, ये छोटा है, ये हो नहीं सकता, तो यही बचा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस तरह से है, सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला तो पता ही होना चाहिए, देखो आपको वो तो सीखना ही है।
तो अगर ये इक्वेशन पता है, ये फॉर्मूला पता है, तो अगली बार हो सकता है क्वेश्चन बदल के आ जाए जिसमें काइनेटिक एनर्जी पूछ ली हो और Q वैल्यू बता दी गई हो। तो आप ये भी याद रखना दैट Q वैल्यू इज स्लाइटली ग्रेटर देन द काइनेटिक एनर्जी। तो सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है, जो थोड़ा सा ज्यादा हो उससे उसे सही मार्क कर दो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज ग्राउंड स्टेट स्पिन एंड पेरिटी ऑफ एल्यूमिनियम 13? ये तो कर लिया हमने, अभी अभी तो किया था। 5/2 आया था ना, और प्लस भी आया था। तो वीडियो रिवाइंड करके देख लेना अगर नहीं समझ में, तब ध्यान नहीं दिया था अगर तो। लेकिन क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है, और स्पिन एंड पेरिटी अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी अच्छा है, बड़ा अच्छा है। कैलकुलेट द मिनिमम एनर्जी ऑफ गामा रे नेसेसरी टू डिसइंटीग्रेट ए ड्यूट्रॉन इनटू ए प्रोटॉन एंड ए न्यूट्रॉन। तो अगर ड्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में तोड़ना है, न्यूट्रॉन को न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में तोड़ना है, तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, ये पूछा है। आप इसे ऐसा समझ लो कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को जोड़ के कौन रखता है, वो एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी होती है ना, बाइंडिंग एनर्जी। तो उतनी एनर्जी तो कम से कम देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। और वो कैसे निकालोगे आप, वो निकालोगे वो एनर्जी मास डिफरेंस से, डेल्टा एम सी स्क्वायर। ओके, डेल्टा एम सी स्क्वायर। और वो डेल्टा एम कितना होगा, दैट विल बी मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। जितना दोनों का मिला के मास होना चाहिए, न्यूट्रॉन का मास उससे थोड़ा सा कम होता है, दैट इज मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एनर्जी आ जाती है। तो आप सॉल्व कर लेना। मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया हुआ है, तीनों का डिफरेंस, और वो किस में आएगा, एएमयू में। एएमयू को मास किलोग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो भी नंबर हमें पता है। ठीक है, तो बाकी के सब नंबर हमें नहीं चाहिए। यूनिट्स का ध्यान रखना, उन्होंने जाउल में नहीं पूछा, उन्होंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एमईवी में पूछा है, एमईवी में पूछा है। अगर एमईवी में है तो आपको जाउल को कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, 1.6 इंटू 10⁻13 लेके मल्टीप्लाई करके, नहीं डिवाइड करके, आपको उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आप आंसर कर सकते हो। ओके, ठीक हो गया। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यूनिट्स का ध्यान रखना। नेक्स्ट यूनिट्स पे ही क्वेश्चन आ गए ये तो। न्यूक्लियर क्रॉस सेक्शन है, डायमेंशंस ऑफ बार्न, बार्न में देखते हो। और बार्न क्या होता है, 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब क्या हुआ, एरिया हो गया। तो ये आंसर ठीक ऑप्शन है। नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेप्ट फॉर मास, मास को छोड़ दो, बाकी प्रॉपर्टीज म्यूऑन की किससे मिलती हैं। तो आपको पता है लेप्टॉन्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रॉन, एक होता है म्यूऑन, और एक होता है टाउ। और फिर इन्हीं के तीनों के होते हैं न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, म्यूऑन न्यूट्रिनो, और टाउ न्यूट्रिनो। तो ये होते हैं ना, तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आपको क्या पूछा, म्यूऑन की प्रॉपर्टीज किससे मिलती हैं, इनकी सभी की आपस में प्रॉपर्टीज मिलती हैं। सभी की मतलब ऊपर वाले पार्टिकल्स की ऊपर वालों से, और न्यूट्रिनोज की न्यूट्रिनोज से। तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मोस्ट क्लोजली रिजेंबल करता है म्यूऑन्स की प्रॉपर्टीज। ओके, सारे लेप्टॉन नंबर, क्वार्क्स, सारे बेरियन नंबर, हेड्रॉन नंबर, स्ट्रेंजर्स सब याद होना चाहिए वो। चलिए आगे देखते हैं। अगला बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। नेचुरल रेडियो एक्टिविटी इन 2 स्टेजेस हुआ कि x जो है वो a, z एक्स ए, वो किस पे चला गया, वो चला गया y पे, जिसमें a जो है वो 4 कम हो रहा है, और z जो है वो 1 कम हो रहा है। तो आपने बताना है कि प्रोसेस क्या हुई है, कहां से आई है, कैसे हुई है। तो ये देख लो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 4 ऊपर 4 का लॉस हुआ ना, a-4 हुआ। a-4 का मतलब है अल्फा पार्टिकल गया है। तो एक अल्फा पार्टिकल जाएगा जब, तो इसमें लेट्स से x डैश है, ठीक है, लेट्स से x डैश है, तो वो क्या बन जाएगा, a-4, a-4 बन जाएगा, और नीचे z-2 बन जाएगा। तो ये
अल्फा डिके है, अल्फा एमिशन। ओके, पर ऊपर वाला तो मैच कर रहा है लेकिन नीचे वाला नहीं कर रहा। नीचे z-2 की जगह z-1 आ रहा है, तो यानी कि एक और इसमें पार्टिकल ऐड हुआ है, वो बीटा पार्टिकल है। जो ऐड हुआ है वो बीटा पार्टिकल है। आपको देखना है बीटा प्लस के माइनस, बीटा माइनस निकलेगा, इसका मतलब ये है कि बीटा एक यहाँ पे नंबर ऐड हुआ है। ओके, ठीक है, तो फिर इसका आंसर क्या बनेगा कि एक बीटा एमिशन है और एक अल्फा एमिशन है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिंपल था, बस लॉजिक देखना है और बीटा प्लस माइनस का ध्यान रखना, बीटा प्लस माइनस का ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रिपीट है, क्योन वाला किया ना, सीधा गामा लो, टोटल एनर्जी डिवाइडेड बाय रेस्ट मास एनर्जी, सीधा लो आंसर निकाल लो V का, कितना आएगा आपको बता दिया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, ओके ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। कंसीडर ए हैवी न्यूक्लियस विद स्पिन हाफ, the magnitude of ratio of intrinsic magnetic moment of this nucleus to that of electron। तो इतना टिपिकल नहीं है कुछ, अच्छा क्वेश्चन है, टिपिकल नहीं है। मास ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये पूछा गया है। अब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, जो छोटे होते आपने पढ़ा था, दैट वाज IA। इसको आप कन्वर्ट कर देते हो, I को चार्ज अपॉन टाइम लेके, फिर एरिया एरिया ही रखते हो, चार्ज को चार्ज पुट कर देते हो, और टाइम को आप पुट कर देते हो डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, यानी कि 2πr अपॉन वेलोसिटी, और फिर इसे पुट कर देते हो एरिया को πr²। तो ये कर करा के सारा ये जो है ये आता है EL/2m। एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व ही है, चार्ज तो कांस्टेंट ही है, तो यहाँ मास रह गया, मास रह गया, तो आप ये देख लो दिस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। और अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास है तो ऊपर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा और नीचे मास ऑफ प्रोटॉन यानी कि न्यूक्लियस आएगा। ठीक हो गया, सिंपल था ना। तो अब इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत बहुत कम है न्यूक्लियस के मास से, सो दिस इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1, 1/1800 होगा ना, मान लो दिस इज इक्वल टू 1/1836 टाइम्स आ जाएगा। तो ऑप्शन में जीरो नहीं हो सकता, मैग्नेटिक मोमेंट का रेशो इन्फिनिटी नहीं हो सकता, ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता, लेस देन 1 होना चाहिए, ठीक है ना, तो ठीक आंसर है ये। नेक्स्ट देखते हैं, ध्यान देना, जिन्होंने बुक में से किया हुआ है कहीं से पेपर, उसमें पेपर में ये शायद गलती थी, यहाँ पे पार्टिकल डिके ऑफ दिस मस्ट बी ए वीक इंटरेक्शन, ये पेपर में टाइपिंग मिस्टेक थी, यहाँ पे उन्होंने लैम्डा जीरो की जगह डेल्टा जीरो लिख दिया था। ओके, और अगर डेल्टा जीरो होता तो वहां पे वो ठीक नहीं होना था फिर, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए डेल्टा जीरो की स्पिन, इसकी लैम्डा जीरो की स्पिन जीरो है, बिल्कुल ठीक बात है, कोई बात नहीं, लेकिन इससे पता नहीं लगता कि वीक इंटरेक्शन है कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। आपको बताना है कि ये वीक इंटरेक्शन ही है, कैसे पता लगा, तो उसके लिए न्यूट्रिनो प्रोड्यूस नहीं हुए, न्यूट्रिनो तो वीक इंटरेक्शन में प्रोड्यूस होते हैं, न्यूट्रिनो वीक इंटरेक्शन में प्रोड्यूस होते हैं, फॉर एग्जांपल बीटा डीके, बीटा डीके इज ए वीक इंटरेक्शन और उसमें न्यूट्रिनो एंटी न्यूट्रिनो निकलते हैं, तो ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इट डज नॉट कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, ये तो वैसे ही नहीं, क्योंकि वीक इंटरेक्शन में भी एंगुलर मोमेंटम तो कंजर्व रहता ही रहता है, तो इसका आंसर है डज नॉट कंजर्व स्ट्रेंजनेस। ओके, डज नॉट कंजर्व स्ट्रेंजनेस। लेकिन अगर आप डेल्टा पार्टिकल के साथ जाते तो वो डेल्टा पार्टिकल जो है वो भी यू डी डी का बना होता है, इसमें भी स्ट्रेंजनेस नहीं होती, तो फिर ये वाला पॉइंट भी वैलिड नहीं रहना था। प्रोटॉन का तो आपको पता ही है, प्रोटॉन किसका बना होता है, यू यू डी का, है ना, उसमें स्ट्रेंजनेस तो होती नहीं। और जो पाई पार्टिकल है वो भी आपको पता है, पाई पार्टिकल्स बनते हैं यू और डी कॉम्बिनेशन से, यू और डी कॉम्बिनेशन, पाई नेगेटिव है यानी कि हमें माइनस चार्ज चाहिए तो हम यू बार ले लेते हैं, यू बार डी। ओके, और ये भी आपको पता है कि दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं जो आप क्वार्ट्स से बना सकते हो, एक में 3 क्वार्ट्स होते हैं और एक में एक क्वार्क और एक एंटी क्वार्क, ये दो कॉम्बिनेशन ही पॉसिबल है क्वार्ट्स से। ओके, तो यहाँ पे
प्रोटॉन में भी स्ट्रेंजनेस नहीं है, पाई में भी स्ट्रेंजनेस नहीं है, और अगर वो पार्टिकल डेल्टा होता तो उसमें भी स्ट्रेंजनेस नहीं थी। लेकिन लैम्डा किससे बना होता है? लैम्डा लैम्डा मिलके बनता है यूडीएस से, तीनों से। तो इसमें स्ट्रेंजनेस है, और क्योंकि इसमें स्ट्रेंजनेस है और दूसरी तरफ स्ट्रेंजनेस नहीं है, इसका मतलब स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं रह रही। ठीक है, एक तरफ स्ट्रेंजनेस है और दूसरी तरफ स्ट्रेंजनेस कंजर्व नहीं है, इट मींस क्या होगा? ये वीक इंटरेक्शन है, क्योंकि कंजर्व नहीं कर रहा स्ट्रेंजनेस को। अगर स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होती तो स्ट्रेंजनेस कंजर्व रहनी थी। तो इसका जो टेबल है जिसमें सारे पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन समझाया बताया हुआ होता है, वो टेबल जरूर कर लेना। ओके, कौन कौन से क्वार्क्स से मिलके, कौन से कॉम्बिनेशन से मिलके कौन सा पार्टिकल बनता है, ये बात आप जरूर कर लेना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ये कोबाल्ट का एक्सपेरिमेंट था, बीटा डीके को प्रूव करने में। वहां पे इनवेरियंस देखना था कौन वायलेट कर रहा है, और याद रख लेना चाहे जिन्होंने एक्सपेरिमेंट नहीं सीखा कोई बात नहीं, अब याद रख लेना कि उसमें रिफ्लेक्शन इनवेरियंस वायलेट हुई थी, रिफ्लेक्शन इनवेरियंस वायलेट हुई थी। यही एक्सपेरिमेंट था जिससे पता लगा था बीटा डीके में न्यूट्रिनोज आते हैं, ऐसे ही हम पता लगा रहे थे उससे। ओके, नेक्स्ट जो है, that is positronium is the bound state of an electron and a positron. Consider only the state of zero orbital angular momentum. The most probable decay product of any such of positronium is spin zero. अब देखो spin zero दी हुई है, zero angular momentum दिया हुआ है। ऐसी सिचुएशन तब होती है जब जितना इक्वल, जितना एक साइड पे स्पिन हो उतना ही दूसरी साइड पे स्पिन हो, या एक साइड जितना वैल्यू हो दूसरी साइड उतना ही वैल्यू हो। और ये कब होगा? ये तब होगा जब इवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अमिट होंगे, इवन नंबर। ठीक है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन की स्टेट है ना, तो इससे कितने फोटॉन्स निकलेंगे? इस डीके में कितने फोटॉन? इवन नंबर ऑफ फोटॉन्स। तो जीरो नहीं, जीरो तो निकलना तो चाहिए ना कुछ, वन फोटोन निकल नहीं सकता, डीके इज नॉट फिजिबल ऐसा भी नहीं है। तो अगर टू फोटॉन्स निकलते हैं तो ये बिल्कुल ठीक है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। मोस्ट प्रोबेबल डीके प्रोडक्ट में दो फोटॉन्स ही निकलेंगे। ठीक है, और यू मस्ट रिमेंबर के it must have even number of photons. Okay, next step, which of the following particle does not exist in composite state? ये बहुत बढ़िया, कंपोजिट स्टेट होती है जो दो तीन से मिलके बना होता है। तो इनमें से जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल हो, जो भी एलिमेंट्री पार्टिकल हो, वही आपका आंसर है। प्रोटॉन एक एलिमेंट्री पार्टिकल है? नहीं है। किससे मिलके बना होता है? यू यू डी, अप डाउन क्वार्क से, अप डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है। पाई पाई पार्टिकल हमने अभी कहा कि यू और डी मिलके बना होता है, तो या तो यू बार डी होगा या यू डी बार होगा या डी डी बार होगा, इस तरह से ये अप और डाउन क्वार्क से मिलके बना होता है। ठीक है, जीरो बनाना है या वन बनाना है, जो भी। ओके, नेक्स्ट पेयॉन्स। पेयॉन्स पार्टिकल्स क्या होते हैं? ये इनमें स्ट्रेंजनेस भी होती है, ये यू और एस बार से मिलके बने होते हैं। तो ऐसा ले लो या ऐसा ले लो, इस तरह से इसमें ये बने होते हैं। म्यून्स जो हैं वो लेप्टॉन्स हैं, अभी अभी हमने सीखा भी, और ये एलिमेंट्री है। सो म्यून इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कंपोजिट स्टेट में नहीं मिलता। ठीक हो गया, और इसी का लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, that which of the following reasons explain why a proton cannot decay into an electron and a positron in free space? याद रखना, प्रोटॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में डिके कर सकता है। कैसे करेगा वो? एक अगर एनर्जी को लें, प्रोटॉन को नहीं लेना, तो एनर्जी को ले लो, डिके कर सकती है वो, लेकिन फ्री स्पेस में नहीं, फ्री स्पेस में अपने आप नहीं। ठीक है, उसे एक न्यूक्लियस चाहिए होता है जिसके बाद वो डिके कर सकती है। क्यों नहीं कर सकता फ्री स्पेस में? क्योंकि ना तो मोमेंटम कंजर्व रहता है ना एनर्जी, मोमेंटम कंजर्व नहीं रहता इसमें। ठीक, इस वजह से ये फ्री स्पेस में ऐसे एकदम से डिके अपने आप नहीं कर सकता। तो बेसिक क्वेश्चन था, डिटेल्स देखनी हो आपने तो देयर इज अ वेरी गुड बुक बाय बाइजर, इसमें आप पढ़ सकते हो सारी चीजें बड़े अच्छे से। न्यूक्लियर फिजिक्स अच्छे से दी हुई है, मॉडर्न फिजिक्स बहुत अच्छे से समझाई हुई है, इस बुक में आप सीख सकते हो। चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट ईयर में पहुंच गए,
जिसमें मास्टर कैडर में 2020 में जो 2021 में पेपर हुआ था उस पे आ गए हैं हम अब। ठीक है, सिर्फ 5 क्वेश्चन थे, जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि कौन से 5 क्वेश्चन है वो। ओके, तो इसमें क्या होगा अब। पहला क्वेश्चन, न्यूक्लियर फोर्सेस। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होते हैं? शॉर्ट रेंज होती हैं, बिल्कुल ठीक। चार्ज डिपेंडेंट होती है, नहीं। देखो, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में लग रही है, प्रोटॉन प्रोटॉन में लग रही है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन में लग रही है, और तीनों में एक ही फोर्स लग रही है, एक जैसी। तो अगर ये चार्ज पे डिपेंड करते होते तो इसमें फोर्स अलग लगता, इसमें अलग लगता, और इसमें अलग लगता। लेकिन क्योंकि सेम लगती है तो ये चार्ज डिपेंडेंट नहीं है, तो ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। शॉर्ट रेंज एंड चार्ज इंडिपेंडेंट, ये बिल्कुल ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। लॉन्ग रेंज तो है ही नहीं, वैसे ही गलत है। ओके, नेक्स्ट क्या है? इन न्यूक्लियस विद इवन एंड ऑड जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इवन है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो ऑड है। ओके, इसमें ग्राउंड स्टेट स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस इज डिटरमाइंड बाय, ग्राउंड स्टेट स्पिन वही शेल मॉडल। किसे यूज करते हैं हम? जो ऑड नंबर होता है उसे यूज करते हैं ना शेल मॉडल में। और किसे निकालते हैं? लास्ट ऑड प्रोटॉन या लास्ट ऑड न्यूट्रॉन। ऑड तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो प्रोटॉन को लेंगे, न्यूट्रॉन को क्यों लेंगे? ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव एमिटर हैज द लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ। अब रेडियो एक्टिव एमिटर का और लॉन्गेस्ट हाफ लाइफ का आपस में कोई लिंक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन शुड बी नन ऑफ द अबव। हाँ, वैसे अगर आपने सीखना हो तो देख लो कि बिस्मथ जो 209 होता है उसकी हाफ लाइफ बहुत ज्यादा है। इट्स अराउंड 10 रेज़ टू द पावर 9 इयर्स, 10 रेज़ टू द पावर 9 इयर्स। ठीक है, ट्रिलियन बिलियन हो गया ना, 1 बिलियन ईयर्स। तो इतना है इसका हाफ लाइफ पीरियड। लेकिन ये अल्फा मीटर है वैसे, लेकिन आपस में फिर भी इनका कोई लिंक नहीं है। सो ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन डिटेक्टर इज फॉस्फोर यूज्ड। फॉस्फोर, अच्छा है ये भी, ये एक सब्सटेंस है फॉस्फोर। ठीक है, इट्स समथिंग लाइक, एक ऐसा सब्सटेंस है जो लुमिनिसेंस शो करता है, लुमिनिसेंस शो करता है। और लुमिनिसेंस वाला मटेरियल, ये वाला मटेरियल हम सिंटिलेशन काउंटर में यूज करते हैं। सिंटिलेशन काउंटर में हम सिंटिलेशंस ही प्रोड्यूस करने होते हैं, तो वहां पे फॉस्फोर यूज करके भी सिंटिलेशन एक तरह के बनाए जाते हैं। ओके, प्लास्टिक भी यूज करते हैं, इसकी और भी टाइप्स होती हैं जो ऑर्गेनिक भी यूज करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल। तो अलग अलग टाइप्स होती हैं सिंटिलेशन काउंटर की, उन्हीं में से एक ऐसी टाइप है जिसमें फॉस्फोर यूज किया जाता है। सो ऑप्शन सी वाज द करेक्ट आंसर। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन था इसका, देखो वो भी, द पार्टिकल दैट पार्टिसिपेट इन द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस आर हेड्रॉन्स। आपको पता ही है, हेड्रॉन्स होते हैं हैवी वेट पार्टिकल्स, ये आगे डिवाइड कर देते हैं हम बेरियंस में और मीजोन्स में, और ये भी, इनमें भी क्वार्क्स इन्वॉल्व हैं, और इनमें भी क्वार्क्स इन्वॉल्व हैं, और इनमें जहां क्वार्क्स होते हैं वहां स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन वहीं हो सकती है। तो न्यूक्लियस के अंदर वहां पे क्वार्क्स में उन्हीं में होती है। तो हेड्रॉन्स इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सिंपल था ना, आराम से हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह के क्वेश्चन में। देखो, अगर आप किसी भी चीज का बेसिक सीख लेते हो, बेसिक फिलॉसफी पकड़ लेते हो उसकी, तो बड़े प्यार से आराम से होने वाली चीजें हैं ये। ठीक है, तो लास्ट 5 क्वेश्चंस आर लेफ्ट, देन वी आर डन विद न्यूक्लियर फिजिक्स एज वेल। सीख कर लेते हैं ये भी जल्दी जल्दी से। सो अल्फा डिके इलस्ट्रेट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द फिनोमिना ऑफ, किसकी इंपॉर्टेंस, कौन से फिनोमिना की वजह से अल्फा डिके होता है? जब हमने पढ़ा था टनलिंग, क्वांटम में भी पढ़ा था और इसमें भी पढ़ा था, तब बताया था आपको कि क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की वजह से अल्फा डिके होता है। और दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन का ये खतरनाक कॉम्बिनेशन न्यूक्लियस से बाहर नहीं आ सकता, इसको इतने पास, इसके पास इतनी एनर्जी नहीं होती, तो ये बहुत बार स्ट्राइक करता है सरफेस पे, अप्रोक्सीमेटली 10⁻36 टाइम्स और मोर देन दैट, तब जाके वो बाहर आता है। दिस इज कॉल्ड टनलिंग। ओके, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग की वजह से अल्फा बाहर आता है। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव एमिटर हैज लॉन्गेस्ट लाइफ, वो हो गया, नन ऑफ द अबव। रिपीट क्वेश्चन है, विच न्यूक्लियाइड इज पेरेंट फॉर अ डीके सीरीज। वाओ, तो हमारे पास 4 तरह की डीके सीरीज होती है ना, पड़ी हुई है ना। एक होती है थोरियम सीरीज, थोरियम,
एक होती है नेपच्यूनियम, एक होती है यूरेनियम, और कौन सी रह गई, एक होती है एक्टिनियम, राइट। तो इसमें होता है थोरियम 232, थोरियम कितना, 232, ये पेरेंट न्यूक्लियाई है। और ये किस पे डिके करते करते किस पे जाता है लास्ट में, ये लेड पे जाता है, कितने नंबर पे, 208 पे, ठीक है। इसमें नेपच्यूनियम होता है, इसमें यूरेनियम होता है, यूरेनियम 238 ही होता है, राइट। और इसमें एक्टिनियम में एक्टिनियम होता है विच इज 227, और नेपच्यूनियम कितना होता है, 237। ओके, डिके करके किस पे पहुंचते हैं, ये डिके करके पहुंचता है बिस्मथ 209 पे, और ये करके पहुंचता है यूरेनियम लास्ट में, ये एंड प्रोडक्ट लिख रहा हूं मैं 207 में, और ये पहुंचता है, ये आपके पास टेबल है वैसे भी, है ना, तो आराम से आप वहां से भी लर्न कर सकते हो 206 पे। तो चारों सीरीज आपको नाम याद होने चाहिए, चारों सीरीज में आपको पेरेंट जो न्यूक्लियाइड है वो याद होना चाहिए, और जो फाइनल डॉटर न्यूक्लियाई है, फाइनल स्टेबल न्यूक्लियस, वो भी याद होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये याद होंगे तो आराम से आपको इस सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट हो जाएगा। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, पेरेंट कौन कौन से हैं, यूरेनियम 232 है यूरेनियम 238 भी है, ये दोनों नहीं है, तो दो ऑप्शन इसके सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। The existence of neutrino was postulated in order to explain beta decay। बताया था आपको बीटा डीके में जो ऐसे कर्व बन रही थी, ऐसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बन रहा था, और जो रिफ्लेक्शन इनवेरियंस आ रहा था एक्सपेरिमेंट में, वो एक्सप्लेन करने में न्यूट्रिनो ही काम आया था। ये कर्व से ही पता लग रहा था इस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम से कि कोई ना कोई थर्ड पार्टिकल ऐसा है जो यहाँ पे आ रहा है, जिसका मास बहुत कम है, चार्ज बहुत नहीं है, लेकिन वो एनर्जी लेके जा रहा है, तो वहां से न्यूट्रिनो की डिस्कवरी हुई थी। उसके बाद फिर वो लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रिनो है कि राइट हैंडेड न्यूट्रिनो है, वो रिफ्लेक्शन इनवेरियंस से पता लगाया था उन एक्सपेरिमेंट्स में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। And one last question this of this part, the particles carrying the strong force are the gluons। दो क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा बनता है, जो न्यूक्लियस में हम लेते हैं, क्वार्क ग्लूऑन प्लाज्मा जो शुरू में बना था, और वो जो है उनमें स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं, तो यहाँ पे ग्लूऑन्स विल बी द करेक्ट आंसर। फोटॉन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस में मीडिएटर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स में आपस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन लगती है, नन ऑफ दिस तो है ही नहीं, ग्लूऑन्स सही आंसर है। ओके, दैट्स इट फॉर दिस पार्ट, दिस पर्टिकुलर पार्ट हो गया हमारा, आराम से हो गया, अच्छे से हो गया, ठीक है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, न्यूक्लियर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत सारे क्वेश्चंस इसके बहुत सारी अच्छी अच्छी जगहों पे पूछे जाते हैं, तो अच्छे से समझ लेना है। ओके, तो कोई डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के दे सकते हो, डाल सकते हो आराम से, जो भी प्रॉब्लम्स हो भेज सकते हो, आपके पास कांटेक्ट भी है मेरा, जुड़े रहो चैनल से। पिछली वीडियोस देखनी हो अवेलेबल है, अगली वीडियोस देखनी हो वो भी मैं डाल दूंगा, आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है जी। चल मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद अगले सब्जेक्ट्स के साथ, अगली क्लासेस में अगले डाउट्स के साथ। जो भी हो पढ़ते रहना, काम करते रहना, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वेरी गुड, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप ऑन वर्किंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। ओके, साथ में जुड़े रहने के लिए शुक्रिया।